हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में क्लास 10th का धातु और अधातु चैप्टर मेटल और नॉन मेटल को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोगों का हो गया पीछे पढ़ लिए हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन तक कंप्लीट हो गया था। और अब पढ़ने वाले हैं खनिज एवं अयस्क। समझ जाइए कि ये एक अलग चैप्टर ही है, ठीक है ना। हमारा ये धातु और अधातु का ही पार्ट्स है, लेकिन ये अलग एक चैप्टर है, धातु और अधातु के खनिज एवं अयस्क। यानी जिस धातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। कुछ धातु को जैसे हम लोहा देखते हैं, लोहे की वस्तु देखते हैं, ये लोहे की वस्तु क्या डायरेक्ट पृथ्वी से उस लोहा तक पहुँचेगी? नहीं। इसी चीज को हम अध्ययन करने वाले इसमें कि कैसे उसे मिट्टी से यानी पृथ्वी से निकाला जाता है और उस रूप में लाया जाता है, लोहा हो, सोना हो या कोई भी धातु, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातु जो है प्राकृतिक में दो अवस्था में पाई जाती है। पहली अवस्था होती है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था कहने का मतलब कि कोई भी धातु यदि डायरेक्ट, जैसा लोहा डायरेक्ट अपने रूप में हो, चांदी अपने रूप में हो, ठीक है ना, सोना अपने रूप में हो, ठीक है ना, लेड अपने रूप में हो, माने डायरेक्ट अपने रूप में हो, किसी के साथ इसका कोई बंधन ना हो, ये होता है मुक्त अवस्था, धातु का मुक्त अवस्था। लेकिन यदि ये धातु जैसे कोई ऑक्साइड, जैसे FeO फेरिस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के बूंदे नमी के साथ हो, यानी धातु के कण में नमी हो, जल की बूंदे हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये होता है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था यानी धातु के कितनी अवस्थाएं होती है? दो अवस्थाएं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में धातु डायरेक्ट अपने रूप में रहता है, जबकि संयुक्त अवस्था में धातु किसी न किसी अशुद्धियां या किसी न किसी पदार्थ के साथ में जुड़ा रहता है। जैसे FeO, यहाँ पर आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग खनिज और अयस्क पर। सबसे पहले समझते हैं खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, एक बार समझ में आ जाएगा ना पूरा, ये तो कंप्लीट। खनिज और अयस्क में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिंपल समझते हैं खनिज क्या है। यानी धातु को जो निकालने, यानी खनिज की निकालने की प्रक्रिया क्या है, धातु को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उस परत से इस खनिज को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यानी कहा जाए तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए खनिज का निष्कर्षण पृथ्वी के ऊपरी सतह से किया जाता है, ठीक है ना। ये खनिज कहलाता है। खनिज में मिट्टी के साथ साथ धातु के कण, मिट्टी, अनेकों प्रकार की अशुद्धियां विराजमान रहेगी, ठीक है ना। यानी खनिज वह चीज है जो धातु के प्राप्त करने का, कहा जाए तो धातु को प्राप्त करने का पहला चरण है, पहला स्टेप है। कौन सा? खनिज। तो खनिज का डेफिनेशन कैसे देंगे? कहेंगे कि खनिज पृथ्वी के पहले परत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है जिससे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग अयस्क के, ठीक है ना। मिनरल्स हो गए, अयस्क की बात करते हैं। अयस्क क्या है? तो मान लेते हैं कि हमें 3 जगह से या 5 जगह से या 10 जगह से हमें खनिज प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। 3 जगह से हमें खनिज प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो तीनों जगह से लोहा प्राप्त हुआ, आयरन 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 तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों जगह से आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीका से और कम खर्चा में जल्दी तीनों जगह में से कहाँ से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, धातु की प्राप्ति होती है, मैंने हम निकाल लेंगे, उसमें से अशुद्धियों को हटा देंगे, ठीक है ना। तो तीनों जगह है, लेकिन कम कहाँ पर कम पैसा लगेगा और ज़्यादा मिलेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो तीनों में से कोई ना कोई तो होगा ना भाई, जहाँ पर कम पैसा लगे, ठीक है ना, कम टाइम में कम पैसा में ज़्यादा धातु मिले, अर्थात वही जगह जो हमारा है, दूसरा हो सकता है, पहला हो सकता है, तो कोई, तो वहाँ से जब उस खनिज को हम निकालेंगे तो उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। यानी खनिजों से प्राप्त क्या कहलाता है? अयस्क होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेशन दे सकते हैं। अयस्क के अंदर में अशुद्धियाँ रहती है, इसमें भी अशुद्धियाँ होती है, जैसे NaCl, CaCO3 सारे खनिज है, ठीक है ना। लेकिन इसी चीज़ के हम बात करें, इस खनिज को प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो बॉक्साइट से। एल्युमिनियम की प्राप्ति, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और जो लोहा की उत्पत्ति हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
ये लोहा प्राप्त करने के। अयस्क के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे हम लोग। मेन जो धातु है ना उसके अयस्कों को अध्ययन करेंगे। यह अयस्क पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ आपके केमिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क के नाम लिखे, लोहा के अयस्क के नाम लिखे, कोयला के अयस्क के नाम लिखे, ठीक है ना। तो अयस्क के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अयस्क में एक जैसे एग्जांपल में हम लिखे हैं बॉक्साइट Al2O3 × 2s2, ऐसे मिट्टी हो गया अयस्क के रूप में। ये मिट्टी का फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो खनिज और अयस्क को समझ लें। यहाँ पर हमें एक निष्कर्ष निकला कि सभी अयस्क जो है ना, सभी अयस्कों को हम खनिज कह सकते हैं। यानी अयस्क है क्या? खनिज ही तो अयस्क है। इसी को अब यहाँ से तीनों जगह से खनिज निकल रहा है, लेकिन कहाँ से आसानी से निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है, तो अयस्क हो गया। यानी खनिज को ही तो अयस्क कहेंगे। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि सभी जो अयस्क है, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते। मैंने जितने भी हम अयस्क प्राप्त करेंगे वो सारा के सारा अयस्क क्या है? खनिज ही तो है, ठीक है ना। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। अब तीनों में से यहाँ से हमें आसानी से मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अयस्क होगा, लेकिन ये बाकी सब अयस्क नहीं है ना इसके मुकाबले, इसके अपेक्षा। अर्थात ये दोनों खनिज है लेकिन अयस्क नहीं है, लेकिन ये अयस्क भी है और खनिज भी है। बात समझ में नो? क्लियर? आगे देखते हैं। अयस्क के कुछ प्रकार हैं, जैसे ऑक्साइड अयस्क, ठीक है ना। ऑक्साइड जैसे यहाँ पर जो लिखा है MFE ऑक्साइड अयस्क है ना। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हाइलाइड अयस्क, फास्फेट अयस्क। इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन। ये सल्फाइड अयस्क बनाते हैं, सॉरी ऑक्साइड अयस्क बनाते हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ सल्फाइड अयस्क भी बनाते हैं, जैसे देखो कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लेड, आयरन, ये भी क्या सल्फाइड अयस्क भी बनाते हैं, ठीक है ना। Fe2S2 लिखा जाता है ना, Fe2S2 इधर ही क्या लिखे? सल्फाइड अयस्क Fe2S2, ठीक है ना। अर्थात ये सल्फाइड अयस्क भी बनाते हैं। ये कार्बोनेट अयस्क की बात करें जिसके संग में CO3 जुड़ता है, कार्बोनेट अयस्क, तो ये भी बनता है, ठीक है ना। कार्बोनेट अयस्क Cu भी कार्बोनेट Cu भी बनाता है, Cl भी बनाता है, Mg भी बना सकता है, Zn भी बना सकता है। क्या है? सोडियम है, ये कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। ये आपका Zn है, जिंक है, ये सीसा है Pb, या आयरन है, ठीक है ना। तो ये भी आपका कार्बोनेट अयस्क बना सकता है। अभी आगे हम लोग बनाएंगे कौन सा अयस्क कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये तो बस इसका टाइप है, इसे समझने के लिए लिख दिए हम। हाइलाइड अयस्क में क्लोरीन आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, ठीक है ना। और फास्फेट अयस्क में बात करें तो इसमें क्लोरीन आता है, ठीक है ना, क्लोरीन। इसमें भी कुछ और एग्जांपल्स है, लेकिन क्लोरीन इसमें मुख्य रहता है फास्फेट अयस्क में, ठीक है ना। तो ये अयस्क के कुछ टाइप है, इनके नाम याद रखना है। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हाइलाइड अयस्क और फास्फेट अयस्क, इतना काफी है इसमें, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं धातु कर्म, ठीक है ना। धातु कर्म क्या है, ठीक है ना। धातु कर्म का है यानी मेंटलिटी, यानी अब यहाँ पर हमारा क्या है, धातु कर्म किसको बोलेंगे? तो जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ है ना, इन अयस्कों से जब धातु का निष्कर्षण करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें लोहा का अयस्क प्राप्त हुआ है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड से जब हम धातु प्राप्त करेंगे, उसे आयरन निकालेंगे, तो निकालने की प्रक्रिया आपका धातु कर्म कहलाता है। यानी इसका हम क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण जो है आपका धातु कर्म कहलाएगा, ठीक है ना। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसके कुछ टॉपिक्स है इसी का, धातु कर्म का, इसे भी देख लेते हैं। जैसे है गैंग। गैंग क्या होता है? ध्यान देना, छोटे छोटे टॉपिक है, यही क्वेश्चन 2 नंबर का बनाकर पूछ देता है, और इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। ध्यान देना, धातु कर्म तो समझ में आ गया, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, ठीक है ना। 12 क्लास में भी पुराना का सिलेबस जो है ना, बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, पुराना सिलेबस में भी ये पढ़ना है। अभी नया सिलेबस में डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। NCBSE वालों को नहीं पढ़ना है, 12 में, 10th में पढ़ना है। तो गैंग क्या होता है? तो देखो धातु के अंदर, माने ये जो धातु कर्म है, तो अयस्कों के अंदर जो अशुद्धियां होती है ना,
अशुद्धियाँ, जैसे माने तो हमें आयरन प्राप्त करना है, उसके साथ में जो पत्थर कंकड़ ये सारे चीज़ होते हैं ना, उसी को गैंग कहते हैं, बस। और ठीक है ना, यानी धातु अयस्कों में अशुद्धियाँ, अयस्कों में अशुद्धियाँ यानी जिसमें मिट्टी हो सकता है, कंकड़ हो सकता है, ठीक है ना, ये मतलब जितने अशुद्धि बच्चे होंगे ना वो सारे अशुद्ध क्या कहलाएंगे, गैंग कहलाएंगे, इसे गैंग कहते हैं, ठीक है ना। यानी बहुत ज़्यादा रहता है ना उसको गैंग कहलाता है। एक साथ में धातु में बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी उसमें रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिट्टी बालू कंकड़ ये सारे चीज़ आयरन के साथ में मिक्स रहते हैं, लोहा के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। जिसमें सोना निकाला जाता है, सोना के उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण है इस तरह, और इसके साथ में बहुत सारे गिट्टी पत्थर ये सारे चीज रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। समझ में गया। अयस्कों का साधारण बोलते हैं हम, ये क्या होता है, तो अयस्कों का साधारण किसको कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि अयस्कों के साधारण सब क्या समझते हैं, तो हम लोग कहेंगे अयस्कों में जो विद्यमान अपद्रव्य होते हैं ना, उनको हटाने, उनके हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अयस्कों के साधारण कहते हैं। मतलब जो ये गैंग है ना, इस गैंग को यदि हम अयस्क से बाहर निकालेंगे, तो इससे बाहर निकालने कोई विधि तो उपाय उपयोग करेंगे ना हम लोग, कोई ना कोई तो विधि चाहिए हमें, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोहा के छोटे छोटे कण, ठीक है ना, बारूद का कण जैसा है, और उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, बालू मिला देते हैं, ठीक है, दोनों एक में मिक्स करती है, ठीक है ना। अब मिक्स कर दिए तो उसको अलग करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे हम लोग, या तो अयस्कों को अलग कर लेंगे, यदि अयस्क ज़्यादा मात्रा में हो तो उसमें से गैंग को अलग करेंगे, ठीक है ना। जैसे होता है ना, चावल में से कंकड़ को बिन बिन कर चुन चुन कर अलग कर देते हैं, उसी तरह यहाँ पर बस चावल वहाँ पर जा अधातु, तो यहाँ पर जो है ये अयस्क रहेगा। चावल के समझिए, चावल के बदले पर कोई धातु रहेगा, कोई अयस्क रहेगा, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब द्रव्य को हटाएंगे, गैंग को हटाएंगे, उसमें से बालू कंकड़ को बाहर निकालेंगे, पानी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, माने अलग अलग विधि है इसके निकालने की, ठीक है ना। तो विधि अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सीधा सीधा अयस्कों का साधारण क्या होता है, तो अयस्क में से जो अपशिष्ट पदार्थ अशुद्धियाँ है ना, जो गैंग है, गैंग कर सकते हैं, क्या अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया अयस्कों का साधारण कहलाता है, समझ में। तो इसमें जो गैंग रहता है, उसके गैंग के कण को हम बाहर निकालते हैं किसी न किसी प्रक्रिया से, तो उसको हम कहते हैं अयस्कों का साधारण। जैसे मान लेते हैं कि लोहा के छोटे छोटे कण हैं अभी यहाँ पर गिरा हुआ, और इसको हम क्या करते हैं, बालू के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस कण को कैसे अलग करेंगे, एक मैग्नेट चुम्बक ले जाएंगे पास में, सारे लोहा के कण चुम्बक में चिपक जाएगा, बालू के कण नहीं चिपकेगा, अर्थात बालू अलग हो गया, अयस्कों का साधारण हो गया। समझ में। तो कोई भी तरीका हो जिससे गैंग को बाहर निकाला जाए, अयस्कों का साधारण करेंगे। अगला निस्तापन और भर्जन। क्या होता है ना कि बहुत सारे केस में निस्तापित और भर्ज दोनों का उपयोग किया जाता है। अच्छा मान लेते हैं कि यदि मैग्नेट उपयोग से न करना हो तो कैसे करेंगे हम कहेंगे मैग्नेट के उपयोग से नहीं करना है इसको, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, उसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इतना गर्म करेंगे कि लोहा के जो कण है वह पिघल कर मेल्ट होकर आपस में चिपक जाए, और यह अशुद्धियाँ जो है, गैंग जो है नहीं चिपकेगा, अधातु है, तो ये बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे केस में होता है कि कभी हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना देता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं ऑक्साइड ना बने तो हम उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं कि ऑक्साइड ना बने। तो उसके लिए जब हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह हमारे लिए निस्तापन कहलाएगा, निस्तापन, ठीक है ना। ये O2 एब्सेंट, मतलब O2 नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम इसे गर्म करेंगे, अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के लिए जब हम उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह गर्म होकर अयस्क प्राप्त होता है या निकलता है, उसे हम निस्तापन कहते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब उसे एक बंद जार ले लिए, ठीक है ना, और उसमें से सारे हवा को बाहर निकाल दिए और उसमें हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हम खुले वायु में जलाते हैं, हम कोई भी चीज़ जलाते हैं ना तो खुले वायु में जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी अयस्कों को प्राप्त करने के लिए जब हम भट्ठी में डायरेक्ट खुले वायु में उसे जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वह कहलाता है भार्जन, ठीक है ना। जितना भी बर्तन बनता है तो उसके लिए जो धातु को एल्युमिनियम हो, जास्ता हो, उसे गलाया जाता है ना, तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में गलाया जाता है, गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उसे गर्म करके धातु का रूप देते हैं, नया आकार बनाते हैं, तो वह होता है क्या, भर्जन होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है
प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में निस्तापन और भर्जन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम अंतर भी लिखवाएंगे, दोनों के बीच अंतर लिखने को एग्जाम में आता भी है, ठीक है ना। तो निस्तापन और भर्जन समझ में आ गया। अगला बात करते हैं गालक क्या है, फ्लक्स, गालक। तो जब हम किसी भी अयस्क को निस्तापित कर देते हैं या भर्जित कर देते हैं, ठीक है ना, निस्तापित कर देते हैं या भर्जित कर देते हैं, उस अयस्क को निस्तापित या भर्जित अयस्क को, यानी निस्तापन या भर्जन करने के बाद जो हमें अयस्क मिलता है, उस अयस्क में कोक मिलाकर, कोक माने कोलतार, ठीक है ना, अलकतरा जैसा होता है ना, कोयला से निकलता है कोक, तो उस कोक को मिलाकर और फिर से उसके गर्म करते हैं कि ताकि उसमें जो बड़े बड़े अगलनीय अशुद्धियाँ हो, जो इसमें नहीं निस्तापन और भर्जन में नहीं गला है, वह अशुद्धियाँ उस कोक में चिपक जाएगा और उसके बाद कोक को बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो उस कोक के साथ यानी अयस्क में विद्यमान जो अगलनीय अपद्रव्य है, जो गलने वाला नहीं है, उसके साथ में वह निकल कर बाहर चला जाता है। आया समझ में। तो गालक क्या होता है, तो गालक में जो पदार्थ को हम निस्तापित या भर्जित कर लेते हैं, उस पदार्थ के में कोक मिलाकर उसको गर्म कर देते हैं ताकि जो उसमें अगलनीय वस्तु पदार्थ है, अपद्रव्य है, वह बाहर निकल सके, वो गालक कहलाता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा समझ में। अगला बात करते हैं हम लोग धातुमल। अब क्या होता है ना कि जब धातु को ढाला जाता है, बनाया जाता है ना, तो उस पर एक सफ़ेद कलर का उसके ऑक्साइड का एक परत बन जाता है, ठीक है, पाउडर की जैसा ऑक्साइड के। नया जब हम लोग धातु को देखेंगे, जैसे लोहा का नया टुकड़ा ले लेते हैं, बिल्कुल नया, तो उस पर एक लेयर बना रहता है, पाउडर जैसा रहता है, ठीक है ना। उस पर ये नहीं रख देंगे खुले हुए में तो मूर्छा बन जाता है, भूरा कलर का मूर्छा होता है, ठीक है ना, यानी उसका कहा जाता है जंग होता है, ठीक है ना। तो जंग दूसरा चीज़ है और ये दूसरा चीज़ है, वो ऑक्साइड है, वो जंग नहीं लगने देता है, ठीक है ना, यानी धातु के ऊपर जंग लगने से उसे रोकेगा, धातुमल कहलाता है उसका, ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम प्रगलन। तो देखिए धातु के ऑक्साइड और को इसमें भी क्या किया जाता है कि धातु के जो ऑक्साइड माने इतने प्रक्रिया के बाद यदि उसमें कोई अशुद्धियाँ हो तो हम उसका प्रगलन करते हैं। प्रगलन जो होता है अंतिम स्टेप होता है, इसके बाद हमारा धातु प्राप्त हो जाता है, फिर उसे मेल्ट करके हम धातु के रूप में ले लेते हैं, ठोस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि उसमें कोई अशुद्धियाँ और बच गया और छोटा मोटा, तो उसे हम क्या करते हैं, फिर से एक बार उसमें कोक मिलाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सारे प्रक्रिया गाला करने के बाद फिर उसमें कोक मिलाते हैं, उसके ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में, धातु में नहीं, इसमें गालक में अयस्क में कोक मिलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो धातुमल के बाद में जो ऑक्साइड पाउडर जैसे मिलता है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, कोक को मिला देते हैं और गर्म कर देते हैं, हो गया प्रगलन की क्रिया, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है शुद्ध धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना। और उस शुद्ध धातु से हम लोग अपने घरों में, अपने गाड़ियों में अलग अलग तरीक़ा से यूज करते हैं। लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हर सारे प्रक्रिया इसी तरीक़ा से किया जाता है, ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों के लिए विधि है, ठीक है ना, उस विधि को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इतना आप लोग तब तक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।